चलिए, दुष्ट व्रण के बाद हम अशुद्ध व्रण की बात करते हैं। अशुद्ध व्रण के क्या लक्षण होंगे? जिस व्रण में से पूती गंध आए, जिसका डिस्कलरेशन ज्यादा हो जाए, जिसमें से स्राव बहुत ज्यादा हो और जहाँ वेदना बहुत ज्यादा हो, वो व्रण क्या कहलाते हैं? अशुद्ध व्रण कहलाते हैं। इनमें सबसे पहले आपको इनका शोधन कराना है, यानी कि जो पस वगैरह भरी हुई है उसको बाहर निकालिए। उसके बाद आगे जो व्रण की चिकित्सा होती है वो फॉलो कर सकते हैं। फिर आता है रोहित व्रण। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो 3 व्रण जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एक तो शुद्ध व्रण का लक्षण, रोहित व्रण का लक्षण और रूढ़ व्रण का लक्षण। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, कोटेशन भी याद करना है। तो रोहित व्रण वो होते हैं जिनकी हीलिंग चल रही होती है, यानी कि ठीक है। तो क्या लक्षण है? कपोत वर्ण प्रतिमा, यस्त आंता, क्लेद वर्जिता, स्थिर चिपिटिका वंतो रोहिती तमादिशेत। यानी कि जिस व्रण में कपोत वर्ण यानी कि डिस्कलरेशन, उसमें कलर कैसा हो जाए? ग्रे कलर का हो जाए, और उसके जो व्रण ओष्ठ हैं, जो मार्जिन है वुंड की, वहाँ वो व्रण ओष्ठ वहां पर बन जाए और उनसे स्राव भी ना हो, और स्थिर पीठ का युक्त जो लक्षण वाला जो व्रण होता है उसको हम रोहित व्रण कहते हैं। तो जिस व्रण में वर्ण कैसा हो? उसका कपोत वर्ण का हो, है ना, कपोत वर्ण के समान उसके व्रण ओष्ठ हो, यानी कि जो उसकी मार्जिन है उसका वर्ण कैसा हो जाए? कपोत वर्ण के समान, उसमें से स्राव भी नहीं हो, और स्थिर पीठिका के समान लक्षण वाला जो होता है वो रोहित व्रण कहलाता है। चरक ने शुद्ध व्रण को ही रोहित व्रण कहा है। फिर आता है रूढ़, जिसकी हीलिंग हो चुकी है, स्कार फॉर्म हो गया है, जहाँ पर स्कार बन गया है, तो उसका क्या लक्षण होता है? रूढ़ वर्तमानम ग्रंथि अशूनम अरुजम व्रणम त्वक सवर्णम समतलम सम्यक रूढ़ विनिर्देशित। यानी कि जिस व्रण में रूढ़ वर्तम हो, जिसकी मार्जिन पूरी तरीके से हील हो चुकी हो, जहाँ पे किसी भी तरीके की स्वेलिंग नहीं हो, ग्रंथि नहीं हो, जहाँ पे वेदना भी ना हो, रुझा भी ना हो, शोथ भी ना हो, त्वक के समान उसका वर्ण हो जाए किसी और, जैसे कि यहाँ पे कपोत वर्ण था, लेकिन जो कंप्लीट हील हो चुका है उसका वर्ण त्वचा के समान हो जाए और समतल रहे, उस व्रण को हमें रूढ़ व्रण समझना चाहिए। तो 3 व्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध व्रण, रोहित व्रण और रूढ़ व्रण, तीनों ही आपको अच्छे से याद करने हैं। अब बात करते हैं व्रण की परीक्षा। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आया है जिसका व्रण है, वुंड है, उसकी आप परीक्षा कैसे करोगे? तो आचार्य बागवट ने जो रोगी परीक्षा बताई थी, दर्शन स्पर्शन प्रश्न, वो आचार्य चरक ने उन तीनों को व्रण की परीक्षा बताया है। तो इम्पोर्टेंट बातें यही पीजीटी में पूछी जाती है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न निम्न में से परीक्षा है? रोगी परीक्षा, व्रण परीक्षा, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर जाएगा दोनों। ठीक है, अगर किसी भी आचार्य का नाम मेंशन ना हो। तो आचार्य चरक ने दर्शन स्पर्शन प्रश्न को व्रण की परीक्षा माना है। दर्शन से आप कैसे परीक्षा करोगे? उस पे जैसे ही पेशेंट आ रहा है आपको देख लेना है, अब देखते ही आपको पता चल जाएगा किस एज ग्रुप का ये हो सकता है। तो रुग्ण की आयु, उसके शरीर का वर्ण कैसा है, व्रण का वर्ण कैसा है, रोहित अवस्था में है, शुद्ध व्रण है, अशुद्ध व्रण है, दुष्ट व्रण है, वो देख के ही तो पहचानोगे आप। अधिष्ठान क्या है, यानी कि त्वक में हुआ है, मांस में सिरा स्नायु कौन से 8 अधिष्ठानों में से हुआ है, और दूसरी कौन सी विकृति है व्रण में। स्पर्शन से आप यानी कि स्पर्श करके व्रण की मृदुता कठोरता को, उसके स्पर्श आदि का परीक्षण करोगे। पूछ करके उससे प्रश्न से क्या पूछोगे? ये व्रण चोट लगी कैसे, व्रण बना कैसे, पेन कैसा है, बहुत ज्यादा है, कम है, ठीक है, और क्या खाते हो तब आराम मिलता है, क्या खा लेते हो तब रोग बढ़ जाता है, जठराग्नि कैसी है। तो ये सारी परीक्षा आप उससे पूछ के करोगे। तो आचार्य चरक ने व्रण की 3 तरह की परीक्षा बताई है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। फिर आचार्य सुश्रुत ने षड्विध परीक्षा बताई है, जिससे हमें व्रण की परीक्षा करनी है। षड्विध परीक्षा में 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 प्रश्न परीक्षा आती है। तो श्रवण इंद्रिय द्वारा आप परीक्षा कैसे करोगे? जैसे मान लो धमनी में स्थित जो शल्य है, तो मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, ये मैंने जब आपको मर्म विद्य के लक्षण पढ़ाए थे तब भी पढ़ाया था। तो अगर धमनी में कोई अप्रविष्ट शल्य, जो पढ़ाया था मैंने तब भी आपको बताया था, अगर कोई शल्य धमनी में है तो वहां पर वायु जो है फेन रुधिर के साथ आवाज करती हुई, जो रक्त है वो वायु और फेन के साथ आवाज करता हुआ बहता है। तो कानों से आप सुन सकते हो, कान लगा करके, कोई भी आर्टरी अगर वहां पर आपको लग रहा है शल्य है तो वहां से किस तरीके की आवाज आएगी। स्पर्शन करके आप उस व्यक्ति का ज्वर, शोफ, शीत, उष्ण, मृदु, कठिन आदि अवस्थाओं का ज्ञान कर सकते हो। आंखों से देख के उसके शरीर का उपचय,
अपचय, वृद्धि हो रही है, क्षय हो रहा है, आयु के लक्षण आदि को देख सकते हो। रसनेंद्रिय से वही प्रमेय व्याधि का ज्ञान करते हैं, तो ये सारा आपका पढ़ा हुआ है। घ्राणेंद्रिय से अरिष्ट के लक्षण हमेशा इम्पोर्टेंट है, एआईपीसीटी में पूछा जाता है। अरिष्ट की परीक्षा की जाती है या घ्राणेंद्रिय द्वारा किसकी परीक्षा की जाती है, तो अरिष्ट लक्षण का ज्ञान हमेशा घ्राणेंद्रिय से किया जाता है, क्योंकि उसमें तरह तरह की गंध आती है, ठीक है, और व्रण की गंध को भी हम घ्राणेंद्रिय से ही परीक्षा करते हैं। फिर प्रश्न से उससे ये पूछें कहाँ का रहने वाला है, किस जाति का है, क्या साथ में है, कैसी वेदना है, कैसा उसका बल है, तो ये सारी परीक्षाएं आप प्रश्न द्वारा उससे कर सकते हो। मॉडर्न के द्वारा हम व्रण परीक्षा एक्सरा करा के यूएसजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, जितने भी टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक जितने भी मेथड है, उनके द्वारा हम जो है व्रण की परीक्षा करते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिकल बायोप्सी, ये सारे द्वारा हम उसके व्रण का टाइप, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, किस तरीके का व्रण है, क्या कितनी हीलिंग कैसे होगी, कब होगी, वो सारा पता कर सकते हैं। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो व्रण की परीक्षा में आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करवाइए, और फिर उसका एग्जामिनेशन अगर आप अच्छे से करते हो तो ये जो है पूरा मेथड है व्रण की परीक्षा करने का। फिर आता है व्रण की आकृति, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। व्रण की परीक्षा के बाद व्रण की आकृति। व्रण की आकृति जो होती है वो 4 प्रकार की बताई गई है। व्रण की आकृति तत्र, आयत, चतुस्र, वृत्त, त्रिपुटक इति व्रणाकृति। व्रण की प्राकृत जो आकृतियां हैं, आपसे व्रण की प्राकृत आकृतियां पूछी जाए, हमेशा आपको आंसर 4 ही करना है। या तो व्रण आयत होगा, रेक्टेंगुलर होगा, या चतुस्र यानी कि वर्ग स्क्वायर शेप में होगा, या वृत्त गोल शेप में होगा, या त्रिपुटक ट्राइंगल शेप का होगा। तो व्रण की जो प्राकृत आकृतियां हैं, यानी कि इन आकृतियों में अगर व्रण बना है तो उसकी हील होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन आकृतियों के व्रण जो होते हैं वो प्राकृत आकृति वाले होते हैं। उपरोक्त 4 आकृति के अलावा जितने भी व्रण बनते हैं, यानी कि इन 4 के अलावा जितनी भी अगर व्रण की शेप है वो कैसी होती हैं, विकृत होती हैं, और वो जल्दी ठीक भी नहीं होते, कृष्णाद्य होते हैं। बाकी ये जो 4 आकृति के जो व्रण है वो इजीली ठीक हो जाते हैं, साध्य होते हैं, ठीक है। तो इनके अलावा जो व्रण आकृति हैं वो उनमें जैसे अर्धचंद्राकार व्रण आकृति है तो ये क्रश साध्य होगा, स्वस्तिक वाला आकृति का क्रश साध्य होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। ये तो थी 4 आकृति शारीरिक व्रण की। आगंतुक व्रण की आकृति कितनी होती हैं? 9 होती हैं। कौन कौन सी? आयत, चतुस्र, ये तो 2 तो वही होंगी, वहां त्रिपुटक बोला था हमने, यहाँ त्रयस्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 तो वही होंगी, आयत, चतुस्र, त्रयस्त्र। फिर आती है मंडली और अर्धचंद्राकार और विशाल। ये आकृति वो है जो किसी शस्त्र के प्रहार करने से बन सकती हैं। क्या चोट लगने पर अर्धचंद्राकार किसी भी व्रण, किसी भी तरीके का व्रण बन सकता है। और जो खुद के प्राकृत कारणों से बनेगा वो 4 टाइप का व्रण बनेगा, जो हम पढ़ चुके हैं। आगंतुक व्रण जो है टोटल 9 टाइप के हो सकते हैं। कुटिल है, शराब है, और यव आकृति है। तो कोई भी शस्त्र से प्रहार होता है, चोट लगती है, तो इनमें से किसी भी आकृति का व्रण बन सकता है। तो केवल आप काउंटिंग याद रखिएगा। आगंतुक व्रण की आकृतियां कितनी है? 9 है। शारीरिक प्राकृतिक व्रण की आकृति कितनी है? 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है व्रण का वर्ण, किस तरीके का दिखाई देगा, किस कलर का दिखाई देगा। तो अगर वातज व्रण है, वातज व्रण है तो भस्म कपोत अस्थि वर्ण का वो दिखाई देगा, यानी कि जिस वर्ण की भस्म होती है ग्रेइश कलर की, कपोत वर्ण की अस्थि जैसा वो दिखाई देगा। परुष होगा, अरुण होगा, और कृष्ण वर्ण का होगा। कौन सा वर्ण? वातज वर्ण। फिर अगर वही वर्ण पित्तज है या रक्तज है तो किस किस वर्ण का होगा? पित्त के सारे मल्टी कलर। तो पित्त व रक्तज व्रण में नील, पीत, हरित, श्याव, कृष्ण, नील, पीत, हरित, श्याव, कृष्ण। अब सुनना ध्यान से, श्याव हमेशा हमने वायु के अंदर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर श्याव पित्त के अंदर आ रहा है, और कृष्ण जो है वात और पित्त दोनों में आ रहा है। बात ये याद रखनी है। और यहाँ तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर एआईपीसीटी में क्वेश्चन घूमा तो वहां पे आपसे पूछा जा सकता है। तो कृष्ण और श्याव वर्ण का वर्ण तो कौन सा होता है? पित्तज और रक्तज। और ओनली कृष्ण वर्ण बोला जाए तो वो वातज वर्ण होगा, ठीक है। पिंगल और कपिल जितने भी मल्टी कलर होते हैं वो सारे पित्त के साथ जाएंगे। कफज जो वर्ण होगा उसका वर्ण कैसा होगा? श्वेत वर्ण का होगा, स्निग्ध होगा, और पांडु वर्ण का, ये कफ के वर्ण होते हैं।
और सन्निपातज वाले में सर्वतो वर्ण भेद, सभी प्रकार के वर्ण उपस्थित होंगे। फिर आता है ध्याम यानी कि कृष्ण वर्ण, कुमकुम एवं कंकुष्ट के समान वर्ण होना। अगर किसी वर्ण का वर्ण कंकुष्ट, कुमकुम या ध्याम वर्ण का है तो वो पित्त प्रकोप के कारण होता है। और ये अगर पित्त प्रकोप वाले वर्ण में अगर कुमकुम कंकुष्ट के समान वर्ण दिखाई देता है, आपको वर्ण दिखाई देता है वर्ण का, तो वो कैसा वर्ण होगा? असाध्य होगा। तो साध्य वर्ण वाले तो यही है, नील पीत हरित वाले, ये साध्य वर्ण वाले वर्ण हैं। अगर ऐसे वर्ण का वर्ण है तो वो कैसा होगा? साध्य होगा। और अगर ये रंग वाला वर्ण है तो वो कैसा होगा? असाध्य होगा। तो ये था आपका वर्ण का वर्ण। फिर उसके बाद है वर्ण का श्राप। छोटे छोटे, मैंने आपको पहले ही बोला, छोटे छोटे से टॉपिक हैं इसके अंदर। फिर आता है वर्ण का श्राप। वर्ण का श्राप जो होगा, जो वातज वर्ण है वहां से कैसा श्राप होगा? एक एक लाइन आपको याद रखनी है। क्षार उदक मास धावन पुलकोदक के समान श्राप होता है वातज वर्ण से। जहां भी वर्ण होगा, जहां पे वायु की अधिकता होगी, वहां से जो श्राप होगा वो परुष स्याव, ये तो आप खुद ही लिख दोगे। अवश्य फोगी वर्ण का होगा दधि मस्तु के समान। तो दधि, ये याद रखना है, दधि मस्तु क्षारोदक मास धावन पुलकोदक संकास जो श्राप होता है वो वातज वर्ण से होता है। पित्तज वर्ण से कैसा श्राप होता है? पित्तात गोमेद गोमूत्र भस्म शंख कसायोदक माध्विक तेल सन्निवम। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इतना लिखा गया है। तो पित्तज वर्ण के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, गो गो भस्म शंख कमाते हैं। गो से गोमेदक, दूसरे गो से गोमूत्र। फिर आता है भस्म, भस्म वर्ण का शंख, शंख जैसा श्राप होगा। भस्म शंख कमाते हैं। क से कषाय, माँ से माध्विक और त से तिल तेल के समान जो श्राप होता है वो पित्तज वर्ण से होता है। तो ट्रिक याद रखिएगा, गो गो भस्म शंख कमाते हैं। फिर आता है कफज वर्ण। कफज वर्ण से कैसा श्राप होगा? कफान नवनीत काशीस मज्ज पिष्ट तिल नाली केरोदक वरा वसा सन्निभत्वानी। कफज वर्ण जो होगा उसके लिए भी एक ट्रिक है, कोटेशन याद हो जाए तो रख लेना, वरना ट्रिक याद रखना, नकाम पीती मावरा, नकाम पीती वाबरा, नावरा। ठीक है, तो क्या है? न से नवनीत, का से काशीस, म से मज्जा, पी से पिष्ट, ती से तिल और ना से नालिकेरोदक यानी कि नारिकेल जल और व से वरावसा। ठीक है, इस तरीके का जो श्राप होगा वो किससे होगा? कफज वर्ण से। तो कफज का लिए क्या बोला है? नकाम पीती नावरा, नकाम पीती नावरा, ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, नारिकेल वाले जल का जो श्राप है वो कफज वाले में भी हो रहा है। और मैं आपको त्रिदोषज भी बताऊंगी, वहां पे भी नारिकेल जल का श्राप होता है। तो कफज हो या त्रिदोषज हो, दोनों से नारिकेल जल का के समान श्राप होता है। फिर उसके बाद आता है रक्त श्राप। तो रक्तज वर्ण में से कैसा श्राप होगा? रक्तज जो वर्ण होगा वहां से पित्त के समान ही होगा श्राप। पित्तज वर्ण में से जो श्राप होते हैं वही रक्तज वर्ण में से श्राप होंगे, लेकिन बस दुर्गंध ज्यादा आएगी। फिर आता है त्रिदोष श्राप। जो तीनों दोषों से युक्त जो वर्ण है वहां से कैसा श्राप होगा? वही नारिकेल के समान होगा। अब एरवारुक, रस कांजिक, प्रसाद उरुदक, प्रियंगु फल, यकृत मुद्ग यूस सवर्ण त्वानिति। यानी कि नारिकेल जल के समान, एरवारुक रस के समान, कांजी के समान, शुद्ध जल के समान। ठीक है, प्रसाद उदक हो गया ना। ठीक है, और प्रियंगु फल के समान, यकृत मुद्ग और यूष यकृत और मुद्ग यूष के समान जो श्राप होता है वो सन्निपातज वर्ण से श्राप होता है। तो इनमें से आपको वातज पित्तज कफज वाले श्राप याद रखने हैं, 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है अधिष्ठान के अकॉर्डिंग व्रण का श्राप, कि जैसे अगर कोई व्रण है वो त्वचा में हुआ है तो कैसा श्राप होगा, शिरा में हुआ है तो कैसा श्राप आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखने हैं आपको, अधिष्ठान के अकॉर्डिंग व्रण के श्राप। तो कोई व्रण जो त्वचा में हुआ है वहां से एक एक लाइन में याद रखना, सलिल प्रकाश, केवल इतना याद रखना है, सलिल प्रकाश यानी कि स्वच्छ जल के समान श्राप होता है। कहाँ से? अगर व्रण जो है त्वचा में स्थित है।
तो व्रण का अधिष्ठान, जो व्रण वस्तु मैंने आपको 8 बताई थी, तो उसी तरीके से अधिष्ठान के अकॉर्डिंग व्रण के स्राव कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के, जिसमें से पहले त्वक अधिष्ठान वाले व्रण का स्राव, यानी कि जो व्रण त्वचा में स्थित है वहां से किस तरीके का स्राव होगा, तो आपको एक ही लाइन में याद रखना है, सलिल प्रकाश। तो त्वचा में अगर किसी भी तरीके से व्रण हुआ, चाहे छेदन वेदन होने पर हुआ हो, तो उसमें से स्वच्छ जल के समान स्राव न होता है, आम गंधी पीता व स्राव बहता रहता है। तो केवल एक शब्द आपको सलिल प्रकाश याद रखना है, बाकी आपको आम गंधी और वो नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। फिर उसके बाद आता है, अगर व्रण है वो मांस अधिष्ठान में हुआ है, तो वहां से स्राव कैसा होगा? सर्पीय प्रकाश, सांद्र स्वेद पिच्छल स्राव। घृत के समान स्राव होगा, सांद्र होगा, श्वेत होगा, पिच्छल होगा। तो कोटेशन वाली लाइन याद रखने की कोशिश करना, सर्पी प्रकाश, सांद्र, श्वेत, पिच्छल स्राव कहाँ से होगा? जो व्रण मांस के अधिष्ठान में हुए हैं वहां से। फिर उसके बाद आता है, जो व्रण सिराओं को अधिष्ठान बना करके उत्पन्न होते हैं, तो उनमें से कैसा स्राव होता है? सिराओं से चिपचिपा स्राव होगा। तो पिच्छलो अवलंबी श्यावो अवश्याय प्रतिमश्रय, यानी कि अगर शिरा का छेदन अचानक से हो गया है तो वहां से पहली बात तो ब्लड बहुत ज्यादा निकलेगा, अति रक्त की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। शिरा में पाक होने पर वहां से पूय स्राव जो है बूंद के रूप में निकलेगा, और वो जो स्राव होगा वो कैसा होगा? तनु होगा, पिच्छल होगा, अवलंबी होगा और श्यावर्ण का होगा। तो इस सिरा का तो आपको हिंदी वाला भी पूरा याद रखना है कि अचानक से छेदन हुआ तो रक्त स्राव भी बहुत ज्यादा होगा, पूय पूय का स्राव होगा, और वो पूय कैसी होगी? तनु, पिच्छल और विच्छिन्न, अवलंबी और श्यावर्ण की होगी। फिर आता है, अगर स्नायु में व्रण होता है, तो वहां से कैसा? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंघाड़ प्रतिमक। जो नासा से जो स्राव होता है, जैसे कोल्ड होने पर जो नेजल सिक्रीशन बहते हैं, ठीक है, वैसा स्राव आएगा स्नायु से। तो स्नायु में अगर व्रण हो जाता है तो वहां से स्निग्ध घन सिंघाड़क प्रतिमा स्राव होता है। सिंघाड़क यानी कि नासा स्राव के सदृश रक्त मिश्रित स्राव जो होता है वो स्नायु अधिष्ठानगत व्रण में होता है। फिर आता है, अगर व्रण अस्थि को अधिष्ठान बना करके हुआ है, तो निसार शुक्ति धौतम इति, यानी कि प्रक्षालित जो धुली हुई जो शुक्ति जो समुद्र में पाई जाती है उसके समान स्राव होता है, और अस्थि के अंदर मज्जा भरी रहती है, इसीलिए मज्जा मिश्रित रुधिर का भी स्राव वहां से होगा। अगर व्रण जो है संधि को अधिष्ठान बना के हुआ है, तो संधि स्थानगत व्रण में अगर आप पीड़न करते हो तो पीड़न करने पर भी स्राव नहीं निकलता है। पीड़न करोगे तो स्राव नहीं निकलेगा, लेकिन आकुंचन, प्रसारण, उन्मन, विनमन और प्रवाहन करने पर पिच्छल अवलंबी रक्त मिश्रित स्राव बहता है। तो संधि के लिए खास बात क्या है कि यहाँ पे खूब पीड़न किया, उंगली से दबाया, कोई स्राव नहीं निकला, लेकिन जैसे ही आप संधि का आकुंचन, प्रसारण, विनमन करोगे, ठीक है, तो वहां से पिच्छल अवलंबी रक्त मिश्रित स्राव वहां से बहेगा। क्लियर बात। फिर आता है, कोष्ठ में अगर व्रण हो जाता है तो जिस स्थान में हो, जैसे वहां पर रक्त की अधिकता है और ब्लैडर में हुआ है तो मूत्र निकलेगा, रेक्टम में हुआ है तो पुरुष निकलेगा। तो कोष्ठ में कोष्ठ स्थान के अकॉर्डिंग रक्त, मूत्र, पुरुष जल का स्राव वहां से होता रहता है। और अगर व्रण जो है वो मर्म स्थान में हुआ है तो वहां से सिरा स्नायु, क्योंकि मर्म उसी स्थान को कहते हैं जहाँ मासिरा, स्नायु, संधि सभी एक साथ ही उपस्थित हो, तो इन्हीं के सभी के प्रकार का स्राव मर्म अधिष्ठानगत व्रण में होता है। फिर हम बात करते हैं, ये एआईपीसीटी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, असाध्य स्राव लक्षण बताइए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अगर पक्वाशय से पुलकोदक सन्निभम स्राव होता है तो पक्वाशय में होने वाला वो व्रण असाध्य होगा। रक्ताशय से अगर क्षारोदक निभम स्राव होता है तो वो कैसा होगा? व्रण असाध्य होगा, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। आमाशय से अगर कलायाम्बु निवम, यानी कि जो मटर के पानी के जैसा अगर स्राव होता है, और त्रिक संधि से भी कलायाम्बु निवम स्राव अगर होता है तो ये कैसे होते हैं? असाध्य होते हैं। आचार्य चरक ने टोटल 14 प्रकार के व्रण स्राव बताए हैं, केवल काउंटिंग याद रखनी है। तो आपको इनमें इंपॉर्टेंट असाध्य व्रण वाला भी याद रखना है, एआईपीसीटी के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है व्रण की गंध। दोष के अनुसार व्रण की गंध, ये भी एआईपीसीटी में पूछी जाती है। तो जो वातज व्रण है, पहले हम प्राकृत गंध पढ़ रहे हैं, तो आपको पहले तो इतना याद रखना है कि दोषों के अकॉर्डिंग व्रण की प्राकृत गंध कितनी होती है? 9 होती हैं। तो जो वातज व्रण है वहां से कैसी गंध आती है? कटु, जो कि आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि कटु सोचते ही हमेशा दिमाग पित्त पर जाता है। सुनना ध्यान से, कंफ्यूजन क्यों होगा आपको? क्योंकि जैसे ही आपसे पूछा जाए
क्वेश्चन आ जाए आपके सामने ऑब्जेक्टिव कि कटु गंध निम्न में से कौन से व्रण का लक्षण है, तो आप झट से पित्त करके आओगे, क्योंकि कटु सुनते ही, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कटु सुनते ही झट से पित्त दिमाग में आता है और कुछ दिमाग में नहीं आएगा। इसीलिए याद रखना है, थोड़ा जोर डालना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो जो वातज व्रण है वहां से कैसी गंध आएगी, प्राकृत गंध कटुगंधी। पित्तज व्रण से तीक्ष्ण गंधी, कफज वाले से आम या विश्र गंधी आएगी। जो रक्तज व्रण है उसकी प्राकृत गंध कैसी होगी, लोहाम गंधी। और सन्निपातज जो व्रण है उसकी मिली जुली गंध आती है। अब घूमता यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो तीन चीज हमारे पास, वात, पित्त और कफ, ठीक है। तो द्वंद्वज में कैसे बनेगा, एक तो वात पित्तज व्रण होगा, एक पित्त कफज व्रण होगा, और एक जो होगा वात कफज व्रण होगा, ठीक है। वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। तीन चीजें हैं हमारे पास, द्वंद्वज तीन दोष है हमारे पास, ठीक है। ट्राइंगल से समझते हैं, ये वात है, ये पित्त है, और एक ये कफ है। तो एक दोष, तो एक व्रण बना वात पित्त जिसमें से कैसी गंध आए, एक व्रण बना पित्त कफज और एक व्रण बना वात कफज, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, लता, क्या, लता। तो वात पित्त जो व्रण होगा वहां से गंध आएगी लफ और लाजा, कैसी, लाजा समान गंधी। फिर लता, ठीक है, जो पित्त कफज व्रण हुआ उसमें से गंध आएगी तेल गंधी। और लता, आ का प्रोनाउंसिएशन बाद में हो रहा है, तो जो वात कफज जो व्रण है वहां से गंध आएगी अतसी के समान। वापस एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ज्यादा टाइम इसलिए लगा रही हूँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब नहीं पूछा जाएगा, तो यही पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। इसलिए मैंने जब भी टॉपिक शुरू किया था तब भी आपसे बोल दिया था कि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, हल्के में इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं लेना है। तो जो द्वंद्वज जो व्रण होंगे, जिसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, लता, जिसमें वात पित्तज व्रण से लाजा गंधी, और जो पित्त कफज जो व्रण है उससे तेल गंधी, और वात कफज जो व्रण है उससे अतसी के समान गंध आती है। द्वंद्वज जो व्रण है, अगर आपको याद नहीं है तो आप किंचित आम गंधी लिख सकते हो। तो ये व्रण की कितनी 9 प्राकृत गंध होती है, कोटेशन वगैरह आपको याद नहीं करने हैं, ये छोड़ देना, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसको छोड़ देना एकदम। बस आपको 9 प्राकृत गंध याद रखनी है, वात में से कटु, पित्त में से तीक्ष्ण, कफ में से विस्र, और द्वंद्वज वाली याद रखनी है, रक्तज वाली लोहाम गंधी। अप्राकृत गंध, जितनी भी गंध आप जानते हो, चाहे वो सुगंध होती हो, दुर्गंध होती हो, वो सारी की सारी गंध अगर व्रण से आती हैं वो अप्राकृत। जैसे मधु दुर्गंध वाला थोड़ी होता है शहद, लेकिन वो अगर मधुगंधी व्रण से गंध आ रही है तो वो कैसी है, अप्राकृत है। अगरू जैसी गंध आ रही हो व्रण से, घृत जैसी गंध आ रही हो, सुमन फूल जैसी, चंदन जैसी, चंपक जैसी, दिव्य गंधी, कुत्ते, घोड़े, चूहे, जितने भी आपको नाम आते हो सब लिख देना, कीचड़, भूमि, सब कुछ जैसी अगर गंध, यानी कि इन 9 को छोड़ करके और किसी भी तरीके की गंध अगर व्रण से आती है तो वो सारी की सारी अप्राकृत गंध होती हैं। आचार्य चरक ने व्रण की कितनी गंध बताई है, 8, और आचार्य सुश्रुत ने 9 प्राकृत गंध बताई हैं। आचार्य चरक ने कौन कौन सी 8 गंध बताई हैं, सर्पी, तेल, वसा, पूय, रक्त, स्याव, अम्ल, पूतिका। मत याद करना, भले ही आपको तो ये सुश्रुत वाला ही मेन याद रखना है, बस इतना याद रख लेना, आचार्य चरक ने व्रण की गंध कितनी बताई है, 8 बताई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्रण की वेदना।